मॉर्निंग स्टूडेंट, एम क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। उपसर्ग और प्रत्यय आपका छोटा सा चैप्टर है, समझिएगा ध्यान से। और पूछा जाता है इंटर हो या मैट्रिक हो, किसी भी क्लास के लिए 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझिए यहाँ पे तो यहाँ पे समझिएगा, जब 2 नंबर का क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ाया जाएगा आज आप लोगों को। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानिए क्या होगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझिएगा तो सबसे पहले शब्द रचना के बारे में जानते हैं। शब्द रचना के बारे में, शब्द क्या है, किसी भी शब्द की चर्चा किया तो शब्द क्या है, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। आप बताइए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा की जा रही है। देखिए शब्द के प्रकार समझिएगा, शब्द के प्रकार क्या है। तो शब्द की प्रकार की जब चर्चा किया जाए तो शब्द की प्रकार शब्द के प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर हम लोग देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पे। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद 3 प्रकार का आपका हो गया। पहला देखिएगा क्या है, पहला रूढ़ है। दूसरा आपका हो जाएगा यौगिक, और तीसरा आपका हो जाएगा योग रूढ़। तो 3 प्रकार के व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार है। चलिए जब जान गए शब्द के 3 प्रकार है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो शब्द के 2 ही भेद होते हैं। मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। इसका बात ध्यान के आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात को। उपसर्ग और प्रत्यय, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे देखिए मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं। जब हम लोग मूलतः बात करें तो मूलतः व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, 3 भेद। लेकिन मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब जब शब्द के 2 भेद होते हैं तो कौन कौन होते हैं ये समझिएगा। शब्द का 2 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, पहला कौन सा होता है, रूढ़। और दूसरा कौन सा शब्द का भेद होता है, तो दूसरा शब्द का भेद आपका हो जाता है यौगिक। क्या होता है, यौगिक। अब आ गए, ये बात जान गए कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद और मूलतः शब्द के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। रचना की दृष्टि से यौगिक का अर्थ दृष्टि से रूढ़ होता है। अब देखिएगा यौगिक का अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और रूढ़। तो यहाँ पे एक बात को लिखिएगा आप लोग कि रचना की दृष्टि से
रचना की दृष्टि से यौगिक रचना की दृष्टि से यौगिक 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 रचना दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और देखिएगा आप लोग, अर्थ की दृष्टि से योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से जब हम किस दृष्टि से देखें, अर्थ की दृष्टि से, किस दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है। अर्थ की दृष्टि से क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है। ये आप लोगों को पता रखना होगा कि योग रूढ़ के अर्थ की दृष्टि से क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ क्या हो जाता है? समान हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे जब की बात किया जाए आप लोगों का, अब आप क्या जानिएगा, इससे आगे एक बात को जानिएगा आप लोग। देखिएगा, क्या ये रूट को हम खंड नहीं कर सकते? किसको खंड नहीं कर सकते हैं? रूट को हम खंड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। रूट को हम खंड नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं। रूट को हम खंड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रूट को हम क्या नहीं कर सकते हैं? खंड नहीं कर सकते हैं। अतः रचना यौगिक में रह जाता है। अतः रचना किस में रह जाते हैं? यौगिक में ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द का रचना कर सकते हैं। अतः रूट को हम क्या कर सकते हैं? खंड नहीं कर सकते हैं। अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द की रचना करते हैं, जिनसे हम शब्द की रचना करते हैं। जब यहाँ पे हो गया तो अब समझिएगा आप लोग कि यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होते हैं। यौगिक शब्द की रचना कितने प्रकार से होते हैं? एक पॉइंट को समझिएगा आप लोग। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है। पहला देखिएगा आप लोग क्या होगा, तो पहला आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसी के चलते इतना आपको बताया गया था। दूसरा आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ने के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे, और प्रत्यय को पढ़ने के बाद समास को पढ़ेंगे। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आप देखिए, पहला आपका क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग के समझिएगा। उपसर्ग से, प्रत्यय और समास से। तो उपसर्ग कौन है इसमें, और पूर्ण शब्द कौन है, यौगिक शब्द कौन बना? ठीक ना?
उपसर्ग। पहले एक शब्द देखिए, अति जोर, अत्यंत, अति जोर, अंत क्या बन गया, अत्यंत बन जाएगा। अत्यंत ये संधि विच्छेद में आप लोग सीखे थे, ठीक ना, अत्यंत। अब पूछा जाए आपसे, इसमें बताइए यौगिक कौन है, मूल शब्द कौन है, ये सारी की बात चर्चा की जा रही है, तो समझिएगा। उफ। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, सबसे पहले अति जो है, अति है आपका अंत है, तो अति क्या ऐसा चीज हो गया, अति आपका उपसर्ग हो गया। अति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक ना। अति आपका क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। अंत आपका क्या हुआ, मूल शब्द है। ये क्या आपका ऐसा शब्द है, मूल शब्द या धातु कह सकते हैं इसे, मूल शब्द या धातु आपका हो गया अंत। अत्यंत आपका क्या हो गया, अत्यंत आपका हो गया, अत्यंत आपका यौगिक शब्द हो गया। अत्यंत क्या ऐसा शब्द हो गया, यौगिक शब्द। तो अब पता चल गया होगा कौन सा उपसर्ग है, कौन मूल शब्द होता है, कौन यौगिक शब्द होता है। तो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि अत्यंत में बताए रहेगा कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या बोलेंगे, अति उपसर्ग है, ठीक ना। अब प्रत्यय जब पूछा जाए तो समझ गया प्रत्यय क्या होगा। तो एक बार ध्यान रखिएगा, लेन, जोर, दार, जोर, लेनदार, लेनदार, लेनदार। तो इसको बात को समझिएगा। यहाँ पे लेन का मतलब क्या होता है, दार का मतलब क्या है, ये क्या हुआ, तो लेन आपका प्रत्यय हुआ, क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। और दार क्या आपका हुआ, नहीं लेन गलत हो गया, लेन आपका मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेन आपका मूल शब्द हो गया, मूल शब्द, मूल शब्द। और दार आपका प्रत्यय हो गया, दार क्या हुआ, प्रत्यय। लेनदार आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। तो इससे पता आप लोग का चल गया होगा। तो इसी तरह से आपका प्रति जोड़ दार क्या, लेन जोड़ दार क्या हो गया, लेनदार। अब देखिए समास, समास से कैसे पकड़ेंगे, तो समास में देखिए किस तरह से होता है, आप लोग ये सब देखिएगा। प्रति जोड़, प्रति जोड़, प्रति जोड़ दिन, प्रति जोड़ दिन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन। जब प्रतिदिन हुआ तो आपका पता है प्रति कैसा शब्द हो जाएगा, शब्द हो गया प्रति। दिन आपका गति हो गया, ये भी शब्द है, दिन। तो पर शब्द मिलकर शब्द मिला तो यौगिक शब्द बन जाएगा। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, आपका दिन भी क्या है, शब्द है। जब दिन भी शब्द हो गया, ये भी शब्द, आपका प्रतिदिन क्या बन गया, यौगिक शब्द बन जाएगा। क्या बन गया, यौगिक शब्द। इसका बात को ध्यान रखिए। तो प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन, तो ये क्या बन गया, आपका यौगिक शब्द है। समास में था, ये क्या था, इस समास में, याद रखिएगा आप लोग, ये आपका समास में। चलिए, अब कभी कभी प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, कभी कभी प्रत्यय को क्या किया जाता है, एक शब्द एक साथ भी प्रयोग कर लिया जाता है। अब देखिए, कभी कभी याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, कभी कभी, कभी कभी दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक साथ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दो शब्द प्रयोग किया जाता है, तो समझिएगा पहला शब्द कैसे जानिएगा आप लोग, जैसे में समझिएगा।
समझ जोड़दार, समझ जोड़दार और जोड़ ई क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समझदारी हो जाएगा, समझदारी दारी। तो समझदारी कैसे लिखिए, समझदारी हो गया। तो इसमें आपका कौन सा प्रत्यय हो गया, देखिए समझदारी हुआ तो इस समझ आपका क्या हो गया, मूल शब्द। समझ आपका क्या है, मूल शब्द। दार आपका क्या है, दार आपका हो जाएगा प्रत्यय, दार आपका क्या है, प्रत्यय। ई आपका क्या है, प्रत्यय है। तो दो दो प्रत्यय यहाँ पर आ रही है ना, दो दो प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, दो दो प्रत्यय आ रहा। तो कभी कभी दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग कर लिया जाता है। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उपसर्ग के बारे में ही मेन चीज था, हमको लोगों को पढ़ना था आज, तो उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए उपसर्ग के बारे में बताया जा रहा है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, देखिए उपसर्ग है ना, उपसर्ग। तो उपसर्ग में दो शब्द आ गया, उप आ गया और जोड़ क्या आ गया, सर्ग आ गया। तो उप जोड़ सर्ग, तो समझिएगा उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ आपका समीप होता है, नजदीक होता है। उप का मतलब समीप, नजदीक। और सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना। और सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना होता है। सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना। ये समीप, ये उपसर्ग है, सृष्टि करना होता है। तो आप सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना। चलिए तो किसी अब उपसर्ग के बाद में आपको लोग का अर्थ हो गया क्या होता है। यदि उपसर्ग के बारे में पूछे तो आप लोग ये तो समझ गए कि उपसर्ग के मतलब क्या, उप का अर्थ क्या हो गया, नजदीक, समीप। और सर्ग का अर्थ क्या हुआ, सृष्टि करना। तो उपसर्ग का कोई पूछे कि अर्थ क्या है, तो देखिए किसी शब्द के समीप आना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, शब्द बनाना। इसका अर्थ क्या हो गया, उपसर्ग का अर्थ आपका, उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। चलिए इसके बाद आप लोग को उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है। आप देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग क्या है। अब उपसर्ग की परिभाषा आप लोग लिखिएगा। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होगा, देखिएगा जो शब्दों के साथ जो शब्दार्थ शब्दों के साथ शब्दों के आदि में जुड़कर नया जो शब्दार्थ शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं।
उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये समझ गया कि जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़ जाते हैं तो एक अर्थ लाते हैं, जब अर्थ एक विशेषता लाते हैं अर्थ में तो उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए हार शब्द का अर्थ क्या होता है, पता है आप लोग का, हार का शब्द अर्थ होता है पर्याय, यही ना आप लोग को पता होगा हार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पर्याय होता है। हार शब्द का अर्थ, हार शब्द का अर्थ पर्याय होता है, क्या होता है, प्रायः। हार शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रायः होता है। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बन जाता है प्रहार। यदि हार शब्द का अर्थ क्या होता है, हार शब्द का अर्थ होता है पर्याय, लेकिन इसी के आगे हम एगो चीज जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, प्र जोड़ देते हैं। हार के पहले क्या जोड़ दिए, प्र, तो क्या कैसा शब्द बन गया, एक नया शब्द में बन के आ गया, कैसा शब्द, प्रहार बन के आ गया। प्रहार जब एक नया शब्द बन के आ गया तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका चोट करना। प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट करना होता है। तो ये जैसे ही हार में हार का अर्थ होता है पर्याय, लेकिन हार से पहले हम प्र शब्द जोड़ दिए, एक नया विशेष अर्थ ला दिया प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट करना। तो इस तरह से जब हम किसी एक नया जोड़ते तो इसमें उपसर्ग कौन हो गया, उपसर्ग आपका कौन हो गया, उपसर्ग आपका प्र हो गया। पूछा जाए कि प्रहार में बताइए, प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन आगे देखा जाए आप लोगों को। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे देखिएगा आप लोग किस तरह से, एक बात को समझिएगा, जब उदाहरण में प्र आ जाता था या आ जाए, जैसे यहाँ पर हार में क्या आया है, प्र आया है आपका। जब हार में प्र आया है तो आपने देखा कि क्या, आप समझिए जब आपको पता चला कि प्र आ सम भी का अलग अलग से कोई भी अर्थ नहीं होता, जैसे प्र है, प्र का अर्थ अलग से कुछ नहीं होता है। आप समझिएगा आ है या सब, इस सब का अलग विशेष कोई अर्थ नहीं जब तक इसका किस में नहीं जुट जाए। जैसे प्र, हार में प्र जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक नया विशेष अर्थ आ गया था, लेकिन अकेले इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। प्र का अकेले कोई अर्थ नहीं है, आ के अकेले कोई अर्थ नहीं है, सब का अलग कोई अर्थ नहीं। जैसे सम में संसार जोड़ दे, सार जोड़ दे तो क्या हो जाता है, संसार। तो ये मेरा कोई भी अर्थ, सम का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन सार का अर्थ होता है, ठीक ना। अब इसी तरह से आप लोग को इसका मतलब ये हुआ कि शब्दांश और ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यानी अब देखिए हिंदी में प्रचलित उपसर्गों का निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदी में कुछ प्रचलित है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों के निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितना है, याद रखिएगा, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या आपकी 32 है।
संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 32। संस्कृत में आपका उपसर्ग की संख्या कितना है? सॉरी स्टूडेंट, 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितना? 22। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना है? 13। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना है? हिंदी में उपसर्ग की संख्या, हिंदी के उपसर्ग की संख्या, हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितना? 13। हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितना है आपके पास? तो 13 है। संख्या कितना है? 13। हिंदी के उपसर्ग की संख्या 13। अब चलिए तीसरा बात को देखिएगा आप लोग। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13। उर्दू और फारसी की उपसर्ग संख्या कितना है? उर्दू और फारसी उपसर्ग की संख्या कितना है? उर्दू और फारसी उपसर्ग की संख्या, यही है। हिंदी और उर्दू और फारसी में उपसर्ग की संख्या कितना है? 19 है। अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, याद रखिएगा, ये तो हम लोग को नहीं पढ़ना। अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, 5 प्रकार से बांटा गया है इसके उपसर्ग को। एक पांचवा क्या हो जाएगा आप लोग को? उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाला संस्कृत के अवयव। तो हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव, संस्कृत के अवयव, इन्हें बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे के अवयव। तो कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा ध्यान में रखिएगा। आज आप क्या क्या पढ़े, सबसे पहले ये समझिए। सारा बातों को हम लोग एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि आज हम इतना ही तक रखेंगे आप लोगों के लिए। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझिएगा। तो शब्द क्या है? तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, वर्णों के एक सार्थक मेल को, शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पर आपका शब्द के भेद 3 होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते थे। लेकिन मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 ही होते हैं। मूलतः शब्द के भेद कितने होते हैं? रूढ़ होते हैं। एक क्या होता है? रूढ़ के बाद आपका क्या होता है? दूसरा यौगिक होता है। रचना के दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होता है। रचना के दृष्टि से देखें तो यौगिक और योग रूढ़ क्या होता है? समान होता है। योग रूढ़ का अर्थ की दृष्टि से क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। योग रूढ़ जो है अर्थ के दृष्टि से क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाता है। चलिए, रूढ़ को हम खंड नहीं कर सकते। रूढ़ को हम क्या कर सकते हैं? खंड नहीं कर सकते हैं। अतः रचना में यौगिक ही रह जाता है। रचना में क्या रह जाएंगे? यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द की क्या करते हैं? रचना करते हैं। यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से हुई है। यौगिक शब्द की रचना कितने प्रकार से हुई है? 3 से। एक उपसर्ग से हुई है रचना, एक प्रत्यय, एक समास से हुआ, जो अभी आप लोग को आज पढ़ाया जा गया है। उपसर्ग के बारे में थोड़ा बताया गया है, कल पूरा पढ़ा दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अति जोड़ अंत। तो आप लोग को पता चल गया कि अति क्या है? एक उपसर्ग है। अंत क्या है? मूल शब्द धातु रूप है, लेकिन अत्यंत आपका क्या बन गया? दोनों जोड़ने से यौगिक शब्द बन गया अत्यंत। अब आइए लेन जोड़ दार। लेन आपका क्या है? मूल शब्द है। दार क्या गया? प्रत्यय। दोनों मिलने के बाद आपका लेनदार बन गया। तो लेनदार आपका क्या हो गया? लेन यौगिक शब्द। ये लेनदार क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। इसका बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। हाँ? समास देखिएगा, प्रति जोड़ दिन क्या होता है? प्रति दिन होता है। प्रति क्या है? शब्द है। दिन भी शब्द है। जब सब मिलकर ये क्या बन गया? शब्द सब मिलकर यौगिक शब्द बन गया प्रतिदिन। कभी कभी 2 प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम 2 प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग कर लेते हैं। तो समझ जोड़ दार जोड़ ई। तो समझ आपका मूल शब्द, दार आपका प्रत्यय शब्द, ई आपका प्रत्यय शब्द, दोनों मिलकर हम लोगों को क्या बन जाता है? समझदारी बन गया, तीनों मिलकर इस तरह से। अब चलिए इसके बाद उपसर्ग के बाद क्या किया गया था आप लोग का? तो उपसर्ग उप जोड़ सर्ग से मिलकर बना। उपसर्ग के 2 शब्द है इसमें, उप है और सर्ग है। उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक,
असर्गकर्ता सृष्टि करना। उपसर्ग किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द के बनाना हमें क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग तो जो शब्दांश को शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याय होता है। हार शब्द का अर्थ क्या हो गया? पर्याय हुआ। अब प्र जोड़ हार, जैसे हार में हमने प्र जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया। क्या बन गया? प्रहार बन गया। प्रहार का अर्थ अलग, एक अलग विशेषता लाया, एक नया अर्थ लाया। और प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट करना। तो इस तरह से हम लोग का प्रहार में कौन सा उपसर्ग हो गया? प्र उपसर्ग हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर जब बताया गया था आप लोगों को, यहाँ पर बात समझिएगा, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित विभाजित किया, निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या आपको 22 है।